डियर स्टूडेंट, आज हम बीए पाठ तृतीय के तहत आंग्ल अफगान संबंध जिसके बारे में पहले लेक्चर में हम पढ़ा चुके हैं। प्रथम आंग्ल संबंध के बारे में, जिसमें कुछ बताया गया था कि अफगानिस्तान की कुछ आंतरिक स्थिति थी जिसके कारण अंग्रेजों को वहाँ पर हस्तक्षेप करने का मौका मिला, और उसके विभिन्न कारणों में गिनाए गए थे कि एशिया में रूस की प्रगति किस प्रकार हो रही है और ईरान और रूस में भी मित्रता है। दूसरी तरफ लॉर्ड ऑकलैंड की अफगान नीति काफ़ी अग्रगामी नीति मानी जाती थी, और जिसके तहत 26 जून 1838 को कंपनी शाहसुजा और रणजीत सिंह में एक त्रिदलीय संधि भी हुई थी, और उसमें बगैर किसी सहमति के विदेशी शक्ति से किसी प्रकार का संबंध वो लोग कायम नहीं कर सकते थे, ऐसा उस संधि में रखा गया था। और इसमें दोस्त मोहम्मद को हटाने का निश्चय किया गया था। खैर, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध होता है और बाद में खत्म होता है युद्ध, तो उसका महत्व क्या रहता है कि इस युद्ध को ऐसा माना जाता है कि भारत के इतिहास में सबसे अधिक मूर्खतापूर्ण युद्ध ये माना गया है, क्योंकि इसमें कंपनी का करीब 1.5 करोड़ रुपए बर्बाद हुआ था और 20,000 सैनिक भी मारे गए थे। तो अंग्रेजों के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये युद्ध बहुत खतरनाक रहा, और ऐसा उनके साथ कभी नहीं हुआ और आने वाले समय में कभी भी नहीं हुआ कि इतनी क्षति उनको कभी इसमें हुई हो। और सबसे बड़ा दुष्परिणाम तो ये हुआ कि जो अफगानिस्तान अभी तक अंग्रेजों के दुश्मन नहीं थे, वो पूरी तरह से अब दुश्मन बन चुके थे। अंततः एलनब्रो आता है ऑकलैंड की जगह, और संधि हो जाती है इन लोगों की, और युद्ध की समाप्ति हो जाती है। दोस्त मोहम्मद पुनः गद्दी पर बैठ जाता है, अंग्रेजी सेना वापस जलालाबाद चली जाती है, और फिर अक्टूबर 1842 में गवर्नर जनरल ये घोषणा करता है कि वह अफगानिस्तान में वैसे ही शासन की स्वीकृति देगा जिसे अफगान के लोग पसंद करेंगे। तो ये था प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, जो अनावश्यक युद्ध के रूप में माना गया है अंग्रेजों की दृष्टिकोण से, और वह समाप्त हुआ। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आंग्ल अफगान संबंध के बारे में ही है, जिसको आज हम पढ़ाने जा रहे हैं, और वो है कुशल अकर्मण्यता की नीति। इसमें बताया गया है कि ये लॉर्ड एलनबरो जब आता है तो उसके काल से प्रारंभ होती है, और लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय तक ये चलती है। इसमें यह तय हुआ था कि अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, और उनके साथ मित्रवत संबंध बनाए रखे जाएंगे। तो कुशल अकर्मण्यता की नीति लॉर्ड एलनबरो को याद रखो, इसके समय शुरू होती है, और इसमें दो बातें निकल के आती है कि अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करें, और दूसरा अफगानिस्तान के साथ मित्रता के संबंध बनाने के प्रयास शुरू होंगे। 1855 ईस्वी में दोस्त मोहम्मद ने कंपनी के साथ भी एक संधि कर ली, जिसके मुताबिक दोनों एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप एवं मित्रता की नीति अपनाएंगे, ऐसे इस संधि में कहा गया है। उन्होंने दोस्तों के दोस्त और दुश्मनों के दुश्मन बने रहने का भी वचन दिया, और अपने जीवन पर्यंत दोस्त मोहम्मद कंपनी का दोस्त बना रहा। उसने 1857 ईस्वी की क्रांति में विद्रोहियों का साथ भी नहीं दिया था। तो ये जो कुशल अकर्मण्यता की नीति कहीं न कहीं अंग्रेजों के लिए इसमें फायदेमंद हुई कि जब कब 1857 की लड़ाई होती है तो कहीं न कहीं अफगानिस्तान उसमें तटस्थ रहता है, वो साथ नहीं देता है। उसके बाद लॉरेंस आता है, और लॉर्ड लॉरेंस ने भी इस नीति का पालन किया, वही नीति हस्तक्षेप और मित्रता की नीति का पालन किया, परंतु वह अफगानों के स्वभाव से अच्छी तरह से परिचित था और जानता था कि अफगानों को जबरदस्ती दबाकर नहीं रखा जा सकता।
इसलिए उसने ये बात स्पष्ट कर दी थी कि वह अफगानिस्तान के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा और उनके आंतरिक झगड़ों और उत्तराधिकार के युद्ध में भी नहीं उलझेगा। परंतु जो भी शासक अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए उसकी सहायता मांगेगा उसे वह मदद करेगा, क्योंकि इस समय क्रीमिया के युद्ध में पराजित होने के बाद रूस पुनः अफगानिस्तान की तरफ बढ़ रहा था और लॉरेंस बिना रूस से उलझे हुए अफगानिस्तान को मध्यवर्ती राज्य बनाकर अपनी स्थिति सुदृढ़ करना चाहता था। यानी कि वह रूस से उलझना भी नहीं चाहता था और अफगानिस्तान पर अपनी स्थिति सुदृढ़ भी करना चाहता था। 1863 ईस्वी में दोस्त मोहम्मद की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का प्रश्न फिर खड़ा होता है। इसमें शेर अली अपने प्रतिद्वंदियों को परास्त कर शासक यहाँ बन जाता है और 1864 ईस्वी में ही लॉरेंस ने उसे मान्यता देकर शासक स्वीकार कर लिया। परंतु ये समस्या का समाधान नहीं था, क्योंकि अफगानों के झगड़े लगातार होते जा रहे थे और 1866 ईस्वी में उसने अफजल को काबुल का और कंधार का तथा शेर अली को हेरात का शासक वह बना देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि 1868 ईस्वी में पुनः शेर अली ने सत्ता हथिया ली और लॉरेंस की स्वीकृति भी उसको मिल जाती है। इस प्रकार जो भी राजा बना, लॉरेंस ने बिना किसी प्रॉब्लम के उनको मान्यता प्रदान कर दी। इससे हमेशा ही अफगानिस्तान में अशांति का वातावरण बना रहा। लॉरेंस की इस नीति की बहुत आलोचना हुई, क्योंकि साम्राज्यवादी विचारधारा के जो पोषक इतिहासकार थे वो ऐसा मानते हैं कि लॉरेंस ने ब्रिटिश साम्राज्य को अनावश्यक युद्ध से बचाते हुए भी रूसी प्रसार पर अंकुश लगा दिया। इसके बाद आता है लॉर्ड मेयो और नॉर्थब्रुक की नीतियां। लॉरेंस के पश्चात मेयो ने भी आक्रमणता की नीति अपनाई तथा उसे विकसित किया। जब शेर अली रूसी आक्रांता से घबराकर लॉर्ड मेयो से मिला और सैनिक तथा आर्थिक सहायता की मांग की, तो लॉर्ड मेयो ने उसे अस्वीकार किया। उसने उसे झूठा आश्वासन देकर ही काबुल वापस भेज दिया और इस प्रकार नॉर्थब्रुक ने भी काबुल के मामले में हस्तक्षेप नहीं किया। तो इसी आक्रमणता की नीति के फलस्वरूप उसे त्यागपत्र भी देना पड़ा। तो कुल मिला के ये है कि जो कुशल आक्रमणता की नीति रही है जो अंग्रेजों की अफगानिस्तान के प्रति हस्तक्षेप और मित्रता की नीति के तहत ये चले, इसमें तो कहीं ना कहीं वो एक जो ऊपर रूसी प्रभाव भी बढ़ रहा था, तो उस पर भी कुछ लॉरेंस ने अंकुश रखने की कुछ कोशिश की और फालतू फंड के युद्ध से वो बचते भी रहे। और दूसरी तरफ अंग्रेज अपने धीरे धीरे अपनी मजबूती प्रदान करते जा रहे थे। तो ये था आपका कुशल आक्रमणता की नीति, याद रखना है, लॉर्ड एलनबरो। और इसमें क्या था, बस हस्तक्षेप और मित्रता की नीति। और 3-4 गवर्नर थे, उनके नाम याद रखने हैं, एलनबरो, लॉर्ड लॉरेंस, लॉर्ड मेयो और नॉर्थब्रुक। और आखिरकार लॉर्ड नॉर्थब्रुक को इसी नीति के फलस्वरूप कहीं न कहीं त्यागपत्र भी देना पड़ता है, क्योंकि वो काबुल में भी हस्तक्षेप नहीं करता है और उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस पूछा जाता है, ये इंटरव्यूज में पूछे गए हैं, लॉर्ड लिटन आ जाता है और उसकी अग्रगामी नीति क्या होती है, फॉरवर्ड पॉलिसी ऑफ लॉर्ड लिटन। 1876 ईस्वी में लिटन वायसराय बनकर भारत आता है। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज जीतते हैं, तो साम्राज्य की घोषणा के अनुसार अब गवर्नर जनरल का पद वायसराय के रूप में परिवर्तित हो जाता है और भारत में पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग को माना जाता है। उसके बाद वायसराय की परंपरा शुरू हो जाती है 1858 के बाद। इसी के तहत 1876 में लिटन वायसराय बनकर भारत आता है और उस पर डिज़रेली का पूरा प्रभाव था, जो एशिया और यूरोप में शक्ति प्रसार के रोकना चाहता था।
इसलिए लिटन ने कुशल आक्रमणता की नीति का परित्याग कर दिया एवं अफगानिस्तान के मामले में अग्रगामी की नीति अपनाई, फॉरवर्ड पॉलिसी की नीति अपनाई। याद रखना है, ये जो एलन ब्रो के द्वारा शुरू की गई थी कुशल आक्रमणता की नीति, हस्तक्षेप और मित्रता की नीति, उसका त्याग यहाँ करता है लॉर्ड लिटन और फॉरवर्ड पॉलिसी अग्रगामी नीति का प्रतिपादन वो करता है, क्योंकि वह ऐसा मानता है कि रूस और ब्रिटेन के मध्य अफगानिस्तान दो लोहे के बर्तनों के मध्य में एक मिट्टी का छोटा सा पात्र है, अतः इसे अवश्य ही अपने बस में कर लेना चाहिए। और यही नीति द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध का कारण बनती है। तो कारण अगर पूछा जाए तो कहीं ना कहीं शुरुआत यहीं से होती है। दूसरी तरफ देखते हैं कि भारत आते ही लॉर्ड लिटन अपने उद्देश्य की पूर्ति में वह लग जाता है और ब्रिटेन की सरकार ने उसे आदेश भी दिया था कि वह अफगानिस्तान के साथ एक अधिक निश्चित समानांतर और व्यवहारिक संधि करे। अतः लिटन ने शेर अली के साथ एक संधि का प्रस्ताव किया, जिसके अनुसार शेर अली को रूस के विरुद्ध संरक्षण देने, एक नियमित राशि सहायता के तौर पर प्रदान करने और शेर अली के छोटे पुत्र अब्दुल्ला जान को शेर अली का उत्तराधिकार स्वीकार करने की बात कही गई। शेर अली को काबुल में अंग्रेजी रेजिडेंट रखने को कहा गया और इस प्रकार इस प्रस्ताव को लेकर एक ब्रिटिश मिशन पैली के नेतृत्व में काबुल पहुंचता है। लेकिन शेर अली अब तक अंग्रेजों के इस व्यवहार से काफी दुखी था और उसने इस मिशन से मिलने से ही इनकार कर दिया, जिसके कारण वह वापस लौट गए। पैली के नेतृत्व में जो मिशन आया था, लॉर्ड लिटन ने इस अपमानजनक उपेक्षा के बदले धमकाने की नीति अपनाने का फैसला लिया और उसने कहा कि यदि शेर अली हमारा मित्र रहेगा तो इंग्लैंड की सैन्य शक्ति का लोह चक्र उसके चारों ओर फैला दिया जाएगा और यदि हमारा शत्रु बनता है तो हम उसे सरकंडे के समान तोड़कर रख देंगे। तो सीधी धमकी यहां शेर अली को लॉर्ड लिटन के द्वारा दी जाती है कि हम अपमान बर्दाश्त नहीं करने वाले। उसने अफगानिस्तान को मानचित्र से मिटाने की भी धमकी दे दी और निश्चित था कि शेर अली से अंग्रेजों के संबंध काफी कटु हो जाते हैं। उसके बाद लॉर्ड लिटन क्वेटा पर अधिकार कर लेता है, क्योंकि क्वेटा का सामरिक महत्व बहुत अधिक था और इस अधिकार से शेर अली को अब खतरा मंडराता नजर आने लगा। क्वेटा के पश्चात अंग्रेजों ने कश्मीर के शासक से भी संधि कर ली और गिलगिट में एक अंग्रेजी एजेंसी की स्थापना वो यहां पर करता है। इसके बाद देखते हैं कि यूरोपीय राजनीति का भी प्रभाव कहीं ना कहीं इसमें पड़ता है, क्योंकि ब्रिटेन और रूस में जो प्रतिस्पर्धा थी वो भी कहीं ना कहीं एक युद्ध का कारण बनती है। इसी प्रकार हेरात में ब्रिटिश मिशन की स्थापना का प्रयास किया जाता है, क्योंकि उस शेर अली को रूसी आक्रमण का भय दिखाकर वहां पर स्थायी तौर पर ब्रिटिश रेजिमेंट रखने की मांग करते हैं, लेकिन शेर अली फिर भी उनको स्वीकार कर देता है। लिटन फिर उससे क्रोधित होता है। फिर बाद में आखिरकार युद्ध का, द्वितीय आंग्ल युद्ध का प्रारंभ भी हो जाता है और लिटन ने अब कार्रवाई प्रारंभ करनी शुरू कर दी। रूसी मिशन के ही समान उसने भी काबुल मिशन भेजने की तैयारी प्रारंभ कर दी। अगस्त 1878 में सर नेविल चैम्बरलैन को काबुल भेजा गया। वह जमरूद तक पहुंच गया, परंतु उसे वहां पर शेर अली के अधिकारियों ने रोक लिया एवं आगे बढ़ने पर सैनिक कार्रवाई की धमकी भी वो देने लगे। मिशन यहीं समाप्त हो गया और लिटन इसे बहुत क्रुद्ध हुआ। उसने युद्ध करने का निश्चय किया। उसने शेर अली को पूर्ण और उपयुक्त क्षमा मांगने को कहा तथा काबुल में एक स्थायी रेजिडेंट स्थापित करने की मांग की। चेतावनी की अवधि समाप्त होते ही नवंबर 1878 में अंग्रेजी सेना ने खैबर, पीवार और बोलन दर्रे के रास्ते से अफगानिस्तान पर आक्रमण कर दिया। शेर अली अंग्रेजों का सामना नहीं कर पाया और वह रूसी तुर्किस्तान भाग गया और उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। बाद में उसका पुत्र याकूब खान बनता है और वो 26 मई 1879 ईस्वी को गंडमक की संधि उसके साथ कर लेता है।
तो ये प्रथम आंग्ल नहीं सॉरी द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध था, जिसमें शेर अली की जीत और लॉर्ड लिटन की फॉरवर्ड पॉलिसी इस युद्ध के कारण रही है। कुछ यूरोपीय राजनीति का इसमें प्रभाव पड़ता है और अंततः याकूब खां गंडमक्की संधि 1879 ईस्वी में कर लेता है। इस संधि के द्वारा लिटन को वह सब कुछ प्राप्त हो गया जो वह चाहता था, जिसके तहत वो यहाँ पे वायसराय बनकर आया था, क्योंकि याकूब खान ने काबुल में स्थायी ब्रिटिश रेजिमेंट तथा हेरात और अन्य जगहों पर एजेंट रखना स्वीकार कर लिया था। अफगानिस्तान की विदेश नीति पर अंग्रेजों का नियंत्रण भी स्थापित हो गया था और इसके साथ ही अंग्रेजों को कुर्रम और मिसनी दर्रों का नियंत्रण तथा कुर्रम, पेशीन और सीबी जिलों का प्रशासनिक अधिकार भी यहाँ मिल जाता है और परिणाम स्वरूप याकूब खान को 6 लाख रुपए वार्षिक मिलना तय होता है और उसकी सुरक्षा का भी आश्वासन अंग्रेज देते हैं। तो ये संधि जो थी वो भारत को एक वैज्ञानिक और पर्याप्त सीमा के रूप में देखी जा सकती है और लिटन ने बड़े दमपूर्ण शब्दों में कहा था कि जिस प्रकार हमने शेर अली को पीटा है उससे अफगान लोग हमें और भी पसंद करेंगे और हमारा आदर करेंगे। तो ये याकूब खां और अंग्रेजों के बीच गंडमक की संधि हुई थी और पूरी तरह से लिटन इस मिशन में सफल होता है। लेकिन उसके बाद फिर काबुल में कुछ छुटपुट विद्रोह होता है, बाद में उसको दबा दिया जाता है। तो अब द्वितीय अफगान युद्ध का महत्व क्या है, इसके बारे में हमें देख लेना चाहिए। इस महत्व में हम देखते हैं कि लॉर्ड ऑकलैंड की तरह जब लिटन की अफगान नीति की आलोचना कटु शब्दों में की जाती थी, तो एक इतिहासकार के शब्दों में कि यह आक्रमण का युद्ध था और ऐसा युद्ध था जिसका उद्देश्य पूरा नहीं हो सका। लिटन ने जबरदस्ती अफगानिस्तान पर युद्ध थोप दिया था। इसके बावजूद इस युद्ध में अंग्रेजी सरकार को लाभ ही हुआ। रूसी पक्ष अमीर निकाल दिया गया और उसके स्थान पर ऐसा अमीर आया जो अंग्रेजी का मित्र रहा। तो ये था लॉर्ड लिटन की फॉरवर्ड नीति और इसी के तहत द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध होता है। शेर अली अफगानिस्तान की तरफ से होता है, लिटन अंग्रेजों की तरफ से वायसराय होता है। पूरी तरह से अंग्रेज इसमें जीतते हैं, लिटन अपने मिशन में सफल होता है और कुछ छोटे मोटे फिर उसके बाद विद्रोह होते हैं, दबा दिए जाते हैं। तो कहीं न कहीं अंग्रेजों के पक्ष में युद्ध रहता है, इसका महत्व यही रहा है। 1880 ईस्वी में रिपन वायसराय बनकर भारत आता है और उसने लिटन की जो अग्रगामी नीति थी उसको छोड़कर पुनः अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति अपनाई। तो बिल्कुल चेंज हो जाता है लिपन, एक उदारवादी शासक था रिपन। उसने शेर अली के भतीजे अब्दुल रहीम को अमीर के रूप में मान्यता प्रदान की। उसने अंग्रेजों के अतिरिक्त अन्य किसी विदेशी शक्ति के संबंध नहीं बनाने का आश्वासन दिया। अमीर को आर्थिक एवं सैनिक सहायता का भी वचन दिया और अफगानिस्तान में अंग्रेजी रेजिडेंट स्थापित करने एवं इसके बंटवारे की योजना उसने त्याग दी। अंग्रेजी सेना को रिपन ने वापस वहां बुला लिया है। तो इस प्रकार रिपन की जो नीति थी बिल्कुल लॉर्ड लिटन के विपरीत थी और वापिस वो अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। द्वितीय आंग्ल अफगान संबंधों के बारे में आपको बताया गया है, युद्ध किस प्रकार हुआ, उसका क्या महत्व रहा, वायसराय कौन था, अफगानिस्तान के उस समय शासक कौन थे। नेक्स्ट टॉपिक में हम तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध के बारे में आपको बताएंगे।